पॉलीगॉन्स की बात करनी है। और फिर आज हम ट्रायंगल स्टार्ट भी कर देंगे शायद। देखते हैं टाइम बचता है उस हिसाब से। दो पॉइंट्स को मिला के एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है ना। दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। इनको मिलाते हुए एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अगर आपके पास में तीन पॉइंट हैं तो अगर ओपन फिगर है तब तो बनेगा एंगल यानी कोण, और क्लोज फिगर है तो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज बन जाएगा जो कि बन जाएगा ट्राइंगल। अगर इस तरीके से ओपन फिगर है तब तो केवल एंगल बनेगा, और अगर आपने इसको क्लोज कर दिया है तो बन जाएगा एक बहुभुज बन जाएगा जो कि ट्राइंगल है। ऐसे ही आपके पास में चार साइड हैं, इन चार साइड्स को मिलाते हुए एक चतुर्भुज बनता है। ऐसे ही चार साइड को मिलाते हुए एक दूसरा चतुर्भुज बनता है। पांच साइड को मिला के एक पंचभुज बनता है। पांच साइड को मिला के एक पंचभुज ऐसे भी बनता है। ऐसे ही छह साइड्स को यूज करते हुए एक षटभुज बनता है, या छह साइड को यूज करते हुए ऐसे भी षटभुज बन सकता है। अगर सभी कोण 100 आंतरिक कोण होते हैं, ये सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटे हों तब तो यह होता है उत्तल। जैसे ये उत्तल है, त्रिभुज में अवतल होता ही नहीं है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स। त्रिभुज में अवतल होता ही नहीं है, ये उत्तल है और ये उत्तल है और ये उत्तल हो जाएगा। यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उत्तल होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, वो होता है अवतल होता है, कॉनकेव होता है। ये कॉनकेव होता है, दिस इज आल्सो कॉनकेव। अवतल होता है, ये अवतल है, ये अवतल है। अंदर की तरफ बना हुआ कोण है 180 डिग्री से बड़ा है। आगे जितने भी हम बात करेंगे, जैसे मैं शब्द बोलूंगा चतुर्भुज, या बोलूंगा पंचभुज, या बोलूंगा षटभुज, तो ये अगर अलग से कुछ नहीं बोला गया है तो वो सारे उत्तल वाली बात होगी। अवतल के बारे में इससे ज्यादा सवाल बनते नहीं हैं। एंगल्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते। क्लियर है मामला। अब किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बहिष्कोण की जब बात आती है, या पहले बहुभुज के बारे में एक दो बातें और कर लें अपन। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं आप। आपके पास में एन पॉइंट्स हैं और आर भुजाओं वाला बहुभुज बनाना है। जितनी भुजाएं होती हैं उतने एंगल्स होते हैं। आपके पास में एन पॉइंट्स हैं, आर भुजाओं वाला बहुभुज बनाना है, तो कितने बहुभुज बनाए जा सकते हैं? एन से आर बहुभुज बनाए जा सकते हैं। जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उतने एन से आर बहुभुज बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ट्राइंगल बनाने हैं तो एन सी 3 ट्राइंगल बना सकते हो। क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं एन सी 4 बना सकते हो। पंचभुज बनाने हैं एन सी 5 बना सकते हो। षटभुज बनाने हैं एन सी 6 बना सकते हो। इस तरीके से आप बहुभुज बना सकते हो। जैसे मेरे पास में चार पॉइंट्स हैं, पहली कंडीशन है ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉन लीनियर होने चाहिए, यानी असंरेख होने चाहिए, एक सीधी रेखा में नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन यही है, नॉन लीनियर होने चाहिए, एक सीधी रेखा में नहीं होने चाहिए।
ठीक है ना? क्योंकि क्या होगा, जैसे ही पॉइंट सीधी रेखा में होंगे वैसे ही फिर नींद आने लग जाती है। आपके पॉइंट सीधी रेखा में है आज? हाँ हाँ हाँ। मैं दो ही चीजें देखता हूं, एक तो मैंने लिखा क्या है और एक आपको। आ रही है ना? हमेशा तो नहीं कहता। आपको कल आ रही थी इसीलिए तो बोला था। वो बात की बात है, लेकिन उस टाइम तो आई थी ना। इसको भी आ रही है। आपके पास में चार पॉइंट्स हैं, नॉन लीनियर है, एक सीधी रेखा में नहीं है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। इन चारों को यूज करते हुए कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? पॉइंट कितने हैं? चार। तो आपके पास में ट्राइंगल्स हो जाएंगे 4C3। 4C3 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब 4C3 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है। तो ऊपर तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे? चार ट्राइंगल्स बन जाएंगे। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, एन सी n-1 जो होता है वो n के ही बराबर होता है, और एन सी जो 1 होता है वो भी n के ही बराबर होता है, और एन सी n जो होता है ये 1 के बराबर होता है। ये तीन चीजें तो वैसे भी आप डायरेक्ट याद रख लो। और एक चीज और कर देता हूं, एन सी आर है वो एन सी n-r के बराबर होता है। मैं ये कहूं 5C2 है और 5C3 आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका मान मैं r मान रहा हूं तो ये n-r का मान 3 हो जाएगा। 5C2 और 5C3 बराबर होंगे। 9C6 और 9C3 ये भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि नीचे लिखे, इसके लिए नीचे लिखेंगे 9 - 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 9 - 6 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसमें 6 आर के कारण आएगा और जो 3 है वो n-r के कारण आएगा। इसमें जो 3 है वो r के कारण आएगा और जो 6 है वो n-r के कारण आएगा। तो एक ही बात होती है, और ये 3 की वैल्यू है, ये डायरेक्ट याद रख लेना। वैसे भी याद रखी नहीं जाती हैं, याद हो जाती हैं अपने आप, पढ़ते रहते हैं याद हो जाती हैं चीजें। ठीक है। अब मेरे पास में चार पॉइंट्स हैं, इनको यूज करते हुए मुझे ट्राइंगल बनाने हैं। कितने ट्राइंगल्स बना सकता हूँ? ठीक है ना? तो चार ट्राइंगल्स बना सकता हूँ। बनाएंगे कौन कौन से बनते हैं? एक तो बन जाएगा ABC, फिर मैं बी के आगे लेता हूं तो BCD, उसके बाद में बन जाएगा CDA, और उसके बाद में बन जाएगा DAB। ये चार ट्राइंगल बन जाएंगे, ये चार ट्राइंगल बन जाएंगे। एक ABC को मिला के, एक BCD को मिला के, एक CDA को मिला के और एक DAB को मिला के, ये आपके चार ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे ही मेरे पास से सपोज कीजिए कि 7 पॉइंट्स हैं और इनसे मुझे एक चतुर्भुज बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकता हूं? 7 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट एक सीधी रेखा में नहीं है। 2 पॉइंट को तो एक सीधी रेखा से मिलाया जा सकता है, 3 कोई से भी पॉइंट है वो सीधी रेखा में नहीं है। 7 पॉइंट्स को यूज करते हुए मुझे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती हैं या 4 पॉइंट होते हैं, तो ये आ जाएगा 7C4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 किस लिए आया? 7 - 4 करने से। 4 किस लिए आया? खुद का मान तो है ही है, वो तो यूज करना ही करना है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 से 6 कट जाएगा
और 7 का 5 गुणा कितना हो जाएगा 35। कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं 35 चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं 35 ही त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज की बात करें तो 7C3 त्रिभुज बनेंगे, तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 7 गुणा 6 गुणा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दो, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 7 का 5 गुणा 35 होता है। कितने बन जाएंगे 35 ये बन जाए। तो थोड़ा बहुत यहाँ यूज हो सकता है, तो ये देख लीजिए। तो सर ये ज्योमेट्री का पार्ट है, आप किसी का भी मान लो एग्जाम में सवाल आता है तो वो कहता नहीं है कि मैं किसका पार्ट हूँ, आपको उसको करना होता है उस टाइम। अब कौन सी चीज कभी भी आ रही है, एक चैप्टर की चीज दूसरी जगह आ रही है तो उसको वहीं से रिलेट करके पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कभी भी कोई बहुभुज बना हुआ है, क्लोज फिगर होती है, कभी भी कोई बहुभुज बना हुआ है, अब उत्तल बहुभुजों की बात होगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ वर्टिसेज बराबर होते हैं। ठीक है ना, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी और शीर्ष ई, और ऐसे ही भुजाएं हो जाएंगी ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई। आपके पास में 5 पॉइंट्स थे जिनको आपने मिलाया है, 5 पॉइंट्स थे जिनको आपने मिलाया है। इमीडिएट शीर्ष जो होते हैं या इमीडिएट वर्टेक्स जो होते हैं वो तो मिलते हैं भुजाओं के द्वारा, और उसके अदर जो वर्टिसेज होते हैं वो मिलते हैं विकर्णों के द्वारा। जैसे मैंने ए को बी से मिलाया तो वो भुजा है, और ए को ई से मिलाया तो वो भुजा है, लेकिन ए को मैं सी से मिला दूं और ए को मैं डी से मिला दूं तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष के द्वारा हम अगर मिलाते हैं तो या तो वो मिलेगा भुजा के थ्रू या मिलेगा वो विकर्ण के थ्रू। दो लगातार शीर्ष होते हैं वो तो मिलते हैं भुजाओं के द्वारा, इमीडिएट वर्टिसेज होते हैं वो तो मिलते हैं भुजाओं के द्वारा। तो एक शीर्ष होता है, उसके दो इमीडिएट होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो दो शीर्ष ऐसे होते हैं जो भुजाओं के थ्रू मिलते हैं, और बाकी शीर्ष ऐसे हैं जो आपको मिलाओगे तो विकर्ण बनते हैं। जैसे मैंने ए को मिलाया तो ये दो विकर्ण बन गए, एक सी को मिलाया एक डी को मिलाया। ऐसे ही बी को मिलाता हूं, बी को ई से मिलाता हूं और बी को डी से मिलाता हूं तो दो विकर्ण ये बन गए। सी को मिलाता हूं, सी ए से मिल चुका है, अब ए सी से मिला चाहे सी ए से मिला, मिलन हो गया, बस ठीक है। अब सी को ई से मिलाता हूं तो सी भी बाकी दो से मिल लेगा, डी बाकी दो से पहले मिल चुका है क्योंकि ए और बी जाके डी से मिले थे तो डी इनसे मिल लिया, ए भी सबसे मिल लिया और ए भी सबसे मिल लिया। अब ये यहाँ पर हर एक शीर्ष दूसरे शीर्ष से मिल रहा है, ए है वो बी से मिल रहा है भुजा के द्वारा और ई से मिल रहा है भुजा के द्वारा, ए है वो सी से मिल रहा है विकर्ण के द्वारा और डी से मिल रहा है विकर्ण के द्वारा। तो क्या हो रहा है थोड़ा सा देखो, अगर आपके पास में किसी बहुभुज में ये कहा जाए कि उस बहुभुज में कुल भुजाएं और कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, किसी बहुभुज में कुल भुजाएं और कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आपके पास में n शीर्ष होते हैं, इसका मतलब n पॉइंट्स को आपने मिलाया है, n पॉइंट्स को मिलाया है, और n शीर्ष होते हैं तो n ही भुजाएं होती हैं। पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, 5 भुजाएं होती हैं, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं तो 6 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो नंबर ऑफ वर्टिसेज और नंबर ऑफ साइड्स तो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब बाकी जो मिलते हैं वो हो जाते हैं विकर्ण। तो हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से मिल रहा है, ठीक है ना। और दो पॉइंट्स को एक लाइन को बनाने के लिए, जैसे मैं कहूं कि भुजाएं कितनी हैं विकर्ण कितने हैं, तो पॉइंट्स को मिलाने, भुजाओं या विकर्णों को बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। आप भुजा बनाओ चाहे विकर्ण बनाओ, आपको दो पॉइंट चाहिए, यानी एक भुजा को या एक विकर्ण को बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स की जरूरत होती है,
ठीक है, ये वैसे ही सवाल है, एक पार्टी में कुछ लोग हैं, एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाते हैं, कितने हैंडशेक होंगे। एक टूर्नामेंट में इतनी टीम है, हर टीम एक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, वैसे ही सवाल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास में अगर एन भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसमें टोटल साइड्स प्लस डायगनल्स ये हो जाएगा, एन भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो ये हो जाएगा NC2 हो जाएगा, क्योंकि एक साइड या एक भुजा को, एक साइड या एक विकर्ण को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, इसलिए उन एन में से 2 पॉइंट्स को यूज किया जा रहा है, तो इनकी संख्या हो जाएगी NC2 हो जाएगी। NC2, NC2 क्या होता है, n इंटू, या ऐसे लिख देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल n2 हो जाता है 2 फैक्टोरियल, n2 हो जाता है 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिखेंगे n गुणा n-1 n-2 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा n गुणा n-1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये टोटल साइड और भुजाओं की संख्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ साइड्स और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स है, ये उनकी संख्या आ जाएगी। विकर्ण और भुजाओं की संख्या मिला के कितनी होती है, n गुणा n-1 अपॉन 2। किसी भी बहुभुज में कुल भुजाएं और कुल विकर्णों की संख्या मिला के कितनी हो जाएगी, n गुणा n-1 अपॉन 2 होती है हमेशा। जैसे मैं इस पंचभुज की बात करता हूं, तो n का मान 5 है, तो 5 गुणा 4/2 हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। चतुर्भुज की बात करूं, 4 गुणा 3/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 6। त्रिभुज की बात करूं, 3 गुणा 2/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 3। त्रिभुज में भुजाओं और विकर्णों की संख्या मिला के 3 होती है, इसका मतलब ट्राइंगल हैज नो डायगोनल, त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज को केवल भुजाएं से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ट्राइंगल हैज नो डायगोनल, त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता है, भुजाओं से ही मिल जाती हैं सारे शीर्ष एक दूसरे के साथ। बाकी चतुर्भुज के 2 होते हैं, पंचभुज के 5 होते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाओ, फॉर्मूला यूज करते जाओ। ठीक है, विकर्ण की बात करेंगे अभी। अरे रुको तो सही, रुको तो सही यार, रुको तो सही। जैसे ऐसे करो ना मैनुअल, तो 10 तो आ गई, अब देख नहीं रहा है, देखो पंचभुज के मुझे ज्ञात करने हैं, तो भुजाएं और डायगोनल मिलके 10 आ गए ना, आए क्या, उसमें से भुजाएं कितनी हैं, तो बाकी 5 क्या हैं, विकर्ण। ठीक है, चतुर्भुज के हमने लिए, टोटल क्या आ गए 6, 6 में भुजाएं और विकर्ण मिला के हैं। चतुर्भुज की भुजाएं कितनी होती हैं, 4, 4 में से 6 में से 4 घटा दो, 2, चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं 2, ऐसे ले सकते हो। जैसे आपको षटभुज के लिए ज्ञात करना है, षटभुज के लिए 6 गुणा 5/2 हो जाएगा, n इंटू n-1 अपॉन 2, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। ये मैं ले रहा हूं षटभुज के लिए। हेक्सागोन के लिए ले रहा हूं, 15 हो गए, 15 मत देखो यार, लिख लेना बाद में। 15 में से 6 तो भुजाएं होती हैं, तो 15 में से 6 भुजाएं होती हैं, तो विकर्ण कितने हो जाएंगे, 9 हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। अब इस फॉर्मूले को जनरल कर दें, सूत्र बना के दे दें। n इंटू n-1 अपॉन 2 है, इसमें से n को माइनस कर दो। ये भुजा और विकर्ण दोनों मिलके हैं, इसमें से भुजाओं की संख्या को माइनस कर दो तो विकर्णों की संख्या बच जाएगी। इसको लिखोगे तो n² माइनस n हो जाएगा, -2n हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, n² माइनस 3n हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, n को कॉमन ले लिया, n-3 अपॉन 2 हो गया, ये
केवल डायगोनल्स की संख्या आ जाएगी। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या आ जाएगी n इंटू एन माइनस 3/2। कहाँ रहते हो? बोला हुआ है शाम को आ जाया करो 4 बजे। 200 फीट बाईपास किधर? जाते टाइम साथ ले जाऊंगा। कल आप तो उसमें आ रही थी रिक्शे में, इलेक्ट्रिक वाले में। हाँ, त्रिवेणी नगर शनिदेव जी के मंदिर के आगे गवर्नमेंट स्कूल के सामने बैठी थी ऐसे, देखा था मैं। क्लियर है? अब जैसे मुझे त्रिभुज के विकर्ण ज्ञात करने सपोज करो, एन का मान 3 है, ये 3 माइनस 3 बट्टे 0 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। 3 माइनस 3 क्या होता है? 0। 0 सबको 0 बना देगा, इसलिए त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 4। 4 माइनस 3 बट्टे 2, 4 माइनस 3 1 होता है, 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है। आपसे पूछ लिया पंचभुज में कितने होते हैं? 5। 5 माइनस कितने करें? 5 माइनस 3 बट्टे कितना? 2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। षटभुज के विकर्ण कितने होते हैं? 6। 6 माइनस 3 बट्टे 2, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9। वैसे भी 9 आया था पीछे अभी, है ना? ये 9 ही आया था, ऐसे 9 हो जाएंगे। कर लेंगे क्या? इसको रिवर्स भी पूछा जाता है, पूछो। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है तो उसका आंतरिक कोण क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? किसी समबहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? समबहुभुज है, ये ध्यान रखना। किसी समबहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? किसी समबहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? उगर यार, 90 तो चतुर्भुज का होता है, वर्ग का। उसमें कहा 54 विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं ले दे के, नहीं। आंतरिक कोण 90 तो थोड़ा सा चूक रहे हो। चलो मैं बताता हूं, रहने दो। n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर हो जाएगा 54। n इंटू एन माइनस 3 बराबर हो जाएगा 108। n बराबर 12। ये तो आपके भी आ गया। तो अगर 12 भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसका बहिष्कोण तो हो जाएगा 360 बट्टे 12, ये तो हो जाएगा 30 डिग्री। अंतः कोण 180 में से 30 घटा दो, बराबर 150 डिग्री। ऐसे करेंगे। अभी बताएंगे अंतः कोण बहिष्कोण में कैसे तय करते हैं, अभी बात कर लेंगे। 150 डिग्री होगा। ऐसे सवाल बन बन के आते हैं आपके एग्जाम।
फिर आपकी शिकायत हो जाती है, सर विकर्ण विकर्णों की संख्या बताई थी, विकर्णों के आधार पर कोण कैसे ज्ञात करते हैं ये नहीं सिखाया था। ऐसे होता है ना, विकर्ण की संख्या ज्ञात करना तो बता दिया था, लेकिन विकर्णों की संख्या दी गई हो तो समबहुभुज का अंतः कोण कैसे ज्ञात किया जाता है इसका फॉर्मूला सर ने नहीं बताया था, और ये एग्जाम में आ गया, सर आधा पढ़ाते हैं। ऐसे होता है ना, है? क्या बोलते हो, आगे चलते हैं। आगे चले, देखो पढ़ना शुरू करते हैं, आगे की बातें देखें। बहुभुज के कोण, बहुभुज के कोण, किसी भी बहुभुज में एक तो होता है बाह्य कोण, इसको बोलते हैं बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल। एक होता है अंतः कोण, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, इसको इंटरनल एंगल और इसको एक्सटर्नल एंगल भी बोल देते हैं, इनर एंगल आउटर एंगल ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक बहुभुज बना रहा हूं ऐसे, इसमें से मैं एंगल बी ए को ले लेता हूं, ये अंतः कोण ए है, ये वाला अंतः कोण ए है। अब अगर बहिष्कोण की बात आती है तो ये नहीं होता है बहिष्कोण, इसको बहिष्कोण नहीं माना जाएगा। बहिष्कोण क्या होगा, ए पर जो दो भुजाएं आके मिल रही हैं उसमें से किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दो, किसी भी, चाहे तो ए को बढ़ा दो चाहे बी ए को बढ़ा दो। अगर आपने ए को आगे बढ़ा दिया है तो यहां पर जो नेक्स्ट भुजा के साथ में जो एंगल बनेगा वो इसका बहिष्कोण होता है। ये अंतः कोण तो फिक्स है, बहिष्कोण कौन सा होता है, ये पूरे, जैसे बी को लिया तो ये अंतः कोण बी है, तो बहिष्कोण ये पूरा नहीं होगा। आप या तो ए बी को आगे बढ़ाओ या सी बी को आगे बढ़ाओ, और एक भुजा को आगे बढ़ाते हो तो जो नेक्स्ट भुजा है उसके साथ में जो एंगल बनता है उसको बहिष्कोण कहते हैं। तो मैंने ए को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण बन गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं ए को आगे बढ़ाने से जो बहिष्कोण बन रहा है वही बी ए को आगे बढ़ाने से बहिष्कोण बनेगा, तो इस साइड में जो बहिष्कोण बनेगा वही बहिष्कोण इस साइड में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने ए को आगे बढ़ाया बी ए को आगे बढ़ाया तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन इनमें से किसी एक को ही यूज किया जाता है बहिष्कोण के तौर पर, तो ये एक बहिष्कोण ये बन गया। और ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है ये दोनों आपस में रेखीय कोण युग्म बनाते हैं, क्योंकि आपकी जो ई ए को आगे आपने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, मान लो पी पॉइंट तक इसको आगे बढ़ा दिया, इसको पॉइंट पी तक आगे बढ़ा दिया, तो ई ए पी पर बी ए प्रोजेक्टेड है या इसके ऊपर आके मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। रेखीय कोण युग्म लीनियर एंगल पेयर है वो कितना का होता है 180 डिग्री का, तो अगर ये एंगल इंटरनल एंगल ए है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो आप सिंपल पहली बात तो ये कह सकते हो कि अंतः कोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 डिग्री होता है, ये आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बहिष्कोण संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। संपूरक या सप्लीमेंट्री होते हैं। अंतः कोण प्लस बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री आता है, संपूरक होते हैं, योग 180 डिग्री होता है।
आपने नंबर सिस्टम की क्लास मिस करी है, छूट गई है, ढंग से नहीं पढ़ी है, या इवन पढ़ी हुई भी नहीं है, एक बार आपने लेट एडमिशन लिया है, क्लास में तो मैं पढ़ा ही दूंगा, उसके अलावा मैं यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस डाल रहा हूँ उनको पढ़ लीजिए, उनमें भी पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है मेरा, क्योंकि वो क्लास के रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, तो आप वहां ले लीजिए। आपने कितनी क्लासेस ले ली? 5 डाली हैं, पांचों ले ली। उसमें सारी चीजें वेल एक्सप्लेन्ड है, एकदम आराम से समझ में आती हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना? बस ये यूट्यूब के ऊपर जो अपन आपस में बात करते हैं ये नहीं होती है। समझ रहे हो आप? आगे चलते हैं। देखो, कई चीजें होती हैं। आपको मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं। जैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, अब ऑनलाइन क्लास में कई फायदे बताता हूं उसके, और कई फिर नुकसान बताता हूं। ऑनलाइन क्लास का फायदा यह है, आप एक क्लास को दोबारा भी ले सकते हो, तिबारा भी ले सकते हो। दूसरा फायदा यह है, आप अपनी मर्जी से उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। आप उसको तेज लग रही है तो धीरे लेके ले सकते हो, और धीरे धीरे चल रही है तो आप उसको स्पीड बढ़ा के जल्दी से पूरी कर सकते हो। ये फायदा है। तीसरी बात, आप लगातार 1 घंटे क्लास है, 10 मिनट बाद में उसको रोक के पॉज करके अपना कोई काम करके आ सकते हो, फिर वापस आके भी क्लास ले सकते हो, यानी आपकी क्लास मिस नहीं होगी। ये ऑनलाइन के फायदे हैं। अब इसके नुकसान बताता हूं। ये जो इसके फायदे हैं यही इसके नुकसान है। आप जब अपनी मर्जी से चीजें तय करने लग जाते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप नहीं करते हो जो आपके लिए करने जरूरी थे, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती। आपको अच्छी नहीं लगती। आप वहां आ जाओ, आ जाओ। आप चौधरी क्लासेज में नहीं आई हैं? नहीं, चौधरी क्लासेज में आई हैं आप? हाँ, तो यहाँ कैरियर पावर उधर आगे चौधरी क्लासेज में सॉलिड लड़कियां आती। बैंक वाले वैसे ही थोड़े कम ही आते। नहीं, बैंक वाले वैसे ही कम ही आते। वैसे कोचिंग वाले बैठा लेते। उसने कोचिंग का तो नाम लिया नहीं। सर बैंक की क्लास लेनी है, डेमो लेने हैं, बैठ जाओ पढ़ लो। ठीक है। और 1-2 दिन पढ़ लेगी, क्या पता एडमिशन हो ही जाए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्लास यहाँ 2 दिन लेके देख ले, पढ़ के अच्छा लगे, एडमिशन वहां जाके करा दे। नहीं, चलो कोई नहीं। तो अंतः कोण, अच्छा नुकसान क्या होते हैं? नुकसान ये होता है, आप मर्जी से पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। और मर्जी से आपने आज तक क्या क्या अच्छे काम कर लिए? ये बताओ। आपने अपनी मर्जी से आज तक क्या क्या अच्छे काम कर लिए? आपके जो भी ढंग के काम हुए हैं ना, वो आपको मजबूरी में करने पड़े हैं। मर्जी से जो काम आपको करने चाहिए थे वो तो ढंग से करे ही नहीं आपने। आपने हर काम को बीच में छोड़ा है जिस काम को आपने मर्जी से किया है, और हर उस काम को आपने पूरा किया है जो आपको मजबूरी में करना पड़ा था, है ना? तो कई बार हम जब तय करने वाले हो जाते हैं तो बहुत सारे जो काम होते हैं वो हम अपने कंफर्ट लेवल के ऊपर जाके सोचते हैं उनको। जो चीजें मुझे कंफर्टेबल लग रही हैं वो मेरे लिए सही होती हैं, और जिन चीजों में मुझे दिक्कत आती है उन कामों को मैं स्किप करता हूँ या उनसे बचने की कोशिश करता हूँ। और पढ़ाई है वो एक थोड़े से देर के लिए ही कंफर्टेबल होती है, बाद में आपको बोर सी करने लग जाती है ना? अब क्लास में बैठे हो तब तो क्या करेगा?
क्लास में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। कई बार कोई ऐसी चीज आ गई जो पढ़ के मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन पे तो बंद कर दोगे, क्लास में बंद नहीं कर सकते, क्लास पे बंद नहीं कर सकते। तो जो आप नहीं चाहते हो और वो करना पड़ता है, वो आप उस ऑनलाइन क्लास में नहीं करते। ठीक है ना? तो जो फायदे हैं वही उसके नुकसान है। चले, देखो, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का एक योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये बात हम कर चुके हैं, कर चुके हैं। हाँ, अब त्रिभुज की किसी भी भुजा पे एक दूसरा त्रिभुज चिपका दिया वैसा का वैसा, तो ये बन गया चतुर्भुज। दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज का 180 है तो दो त्रिभुज का कितना होगा, 360, इसलिए चतुर्भुज का होता है 360 डिग्री। ठीक है, एक त्रिभुज और चिपका दिया, क्या हो गया, पंचभुज। तो 18 का 3 गुणा 54, तो पंचभुज का होता है 540 डिग्री। ठीक, एक त्रिभुज और चिपका दिया, क्या बन गया, षटभुज। गिन लो बल्ली, 6 शीर्ष हो गए। षटभुज का होता है 18 का 4 गुणा 72, 720 डिग्री। ठीक है, एक त्रिभुज इधर चिपका दिया, क्या बन गया, सप्तभुज। तो ये हो गया 180 गुणा 7, 18 7 126, 1260 डिग्री। ठीक है, और 1260 ही हो गया यार, 180 तो करना था, ये पंचभुज का था 18, पंचभुज तो एक शीर्ष और चिपका, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, 18 पंजे 90, 900 डिग्री। एक त्रिभुज और चिपका दिया तो 180 और शामिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री। इसका मतलब जैसे जैसे एक एक भुजा बढ़ती जाती है, एक एक 180 डिग्री बढ़ाते जाओ। बोलिए कौन सा नियम हुआ, पता नहीं कैसे कैसे हुआ, देखते हैं कैसे होता है। एक ट्राइंगल में एक ही ट्राइंगल बनता है, साइड्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए, सॉरी विकर्ण क्रॉस नहीं करने चाहिए। एक चतुर्भुज में दो ट्राइंगल बन जाते हैं। एक पंचभुज जो होता है, एक पंचभुज जो होता है उसमें 3 ट्राइंगल बन जाते हैं, आपस में क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। एक षटभुज जो होता है, उसमें 4 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, किसी भी एक सिर से ले लो, आपको ट्राइंगल कंप्लीट होना चाहिए और क्रॉसिंग नहीं होनी, किसी भी एक सिर से 4 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। एक अष्टभुज जो होता है, ऐसे अष्टभुज जो होता है उसके एक सिर से एक दो तीन चार पांच छह ट्राइंगल्स बन जाते हैं, 6 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। त्रिभुज में 3 - 2 ट्राइंगल होते हैं, चतुर्भुज में 4 - 2 ट्राइंगल होते हैं, पंचभुज में 5 - 2 ट्राइंगल होते हैं। देख लो,
षटभुज में 6 माइनस 2 ट्राइंगल होते हैं, अष्टभुज में 8 माइनस 2 ट्राइंगल होते हैं, एन भुजाओं वाले बहुभुज में n माइनस 2 ट्राइंगल्स होते हैं। हर ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n माइनस 4 इंटू समकोण यानी 90 डिग्री। 2n माइनस 4 इंटू समकोण हो जाएगा या n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? पक्की बात है। कभी भी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर दीजिए। अब दो बातें आती हैं, दोबारा निकालूंगा इसको, लिख लो। देखो, दो तरह के बहुभुज होते हैं। एक तो होते हैं समबहुभुज, एक होते हैं विषम बहुभुज। भुजाओं की इक्वलिटी के आधार पर इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ये हो जाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। नियमित और अनियमित, समबहुभुज और विषम बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसके साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिसकी भुजाएं समान हो तथा कोण भी समान हो। जैसे एक ट्राइंगल लेते हो तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, वो रेगुलर ट्राइंगल होता है। ऐसे ही चतुर्भुज लेते हो तो जो आपका वर्ग होता है, स्क्वायर जो होता है, वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसे ही पांच बराबर भुजाओं वाला जो पंचभुज होता है, जिसके पांचों कोण भी बराबर होते हैं, तो समपंचभुज होता है। ऐसे ही समषटभुज होता है, उसकी छह भुजाएं भी बराबर होती हैं, छह कोण भी बराबर होते हैं। समसप्तभुज, सम अष्टभुज ऐसे हो सकते हैं। ये होते हैं रेगुलर, जिसमें सारी भुजाएं भी बराबर हैं, सारे कोण भी बराबर हैं। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, जो समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं इनको। अब आपसे मैं क्रॉस सवाल पूछता हूं, ठीक है? आपस में डिस्कस मत करना। अगर कोई समबहुभुज है तो उसकी साइड्स और एंगल्स बराबर होंगे, यानी भुजाएं समान होंगी और कोण भी समान होंगे। अगर भुजाएं समान है तो कोण तो अपने आप ही समान हो जाएंगे, या कोण समान है तो भुजाएं तो अपने आप ही समान हो जाएंगी। इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है? अगर कोण समान है तो भुजाएं अपने आप ही समान होंगी, और अगर भुजाएं समान है तो कोण अपने आप ही समान होंगी। बोलो हाँ। नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। बताऊं कहां नहीं होता है? देखना, देख हैं?
ट्राइंगल में तो होता है। देखो, आपका जो रोम्बस होता है, जिसको सम चतुर्भुज बोलते हैं, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन चारों एंगल बराबर नहीं होते। रोम्बस जिसको समचतुर्भुज बोलते हैं, नाम समचतुर्भुज है, लेकिन उसके बावजूद भी समबहुभुज नहीं है। चार भुजाओं वाला समबहुभुज है वो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। आपका रोम्बस या समचतुर्भुज नहीं होता है। ये जो समचतुर्भुज होता है, जिसको रोम्बस बोलते हैं, इसकी चारों साइड तो बराबर होती हैं, चारों एंगल्स बराबर नहीं होते हैं, इसलिए ये रेगुलर की कैटेगरी में नहीं आता है। रेगुलर या समबहुभुज इसको नहीं माना जाता है, भले ही ये समचतुर्भुज लिखा हुआ है इसका नाम। ऐसे ही रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, इसके चारों एंगल्स बराबर हैं, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं है। आयत के चारों एंगल्स तो बराबर है, 90-90 डिग्री के होते हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये भी रेगुलर में नहीं आएगा, ये भी समबहुभुज में नहीं आएगा। ऐसे जैसे मैंने एक पंचभुज बनाया, सपोज कीजिए इसके सारे एंगल्स बराबर हैं, सॉरी सारी भुजाएं बराबर हैं, ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये सारी बराबर ऐसे भी तो हो सकती है ना। ऐसे भी बराबर हो सकती हैं। ये जो भुजा ऊपर की तरफ जा रही है, ये घूम के नीचे की तरफ भी तो आके मिल सकती है। तो इस कंडीशन में भी ये भुजाएं ए ए ए ए ए ए बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये समबहुभुज में नहीं आएगा और ये समबहुभुज में आएगा, ये रेगुलर में आएगा। समबहुभुज की सारी भुजाएं बराबर होते हैं, सारे कोण बराबर होते हैं, और सभी अंतः कोणों का जो योग है वो कितना होता है, n-1 इंटू कितना होता है, 180। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा, समबहुभुज का, सबका नहीं है, समबहुभुज का, समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, अगर कम ज्यादा कोण वाले होंगे तब तो उनको रेशो से वगैरह वैसे दिया जाएगा, अगर सारे बराबर हैं तब क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन हो जाएगा n हो जाएगा। ये प्रत्येक अंतः कोण आ गया। अब ये भी हमने किया था अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग किया था, और ये हुआ था n-2 इंटू 180 डिग्री हुआ था, ये अंतः कोणों का योग हुआ था, n-2 इंटू 180 डिग्री, सभी अंतः कोणों का योग। अगर समबहुभुज हो तो प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सही बात है। चलो एक काम और करते हैं, ये एक बहुभुज है मेरे पास में, जो भी इसका नाम देना चाहिए, 5 भुजाओं वाला ले रहा हूं, पंचभुज कह सकते हैं। ये अंतः कोण है, ये बहिष्कोण है, 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 ये अंतः कोण है, ये बहिष्कोण है। अंतः कोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, 180 यहाँ, 180 यहाँ, 180 यहाँ, 180 यहाँ, 180 यहाँ। अगर 5 शीर्ष हैं तो 5 गुना 180 होगा, तो n शीर्ष हैं तो n गुना 180 डिग्री होगा। सभी अंतः कोण और बहिष्कोणों, एक अंतः कोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है, बोलो हाँ।
तो एन अंतःकोण और बहिष्कोण बन गए। हर पॉइंट के ऊपर अंतःकोण और बहिष्कोण को अगर हम ले रहे हैं तो एन अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग कितना हो जाएगा, एन गुणा 180 डिग्री। ये अंतःकोण और बहिष्कोण के योग में से अंतःकोणों का योग घटा दें तो बहिष्कोणों का योग आ जाएगा। तो ये एन गुणा 180 है, एन गुणा 180 डिग्री। इसमें से ये माइनस कर देते हैं, एन माइनस 2 गुणा 180 डिग्री इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री एन, माइनस हो जाएगा 180 डिग्री एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 180 का दुगुना 360 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री एन से 180 डिग्री एन कट जाएगा और बराबर आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। यह आ जाएगा बहिष्कोणों का योग, यह आ जाएगा बहिष्कोणों का योग आ जाएगा। किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जितने भी आपके एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। और समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, अगर समबहुभुज दिया गया है, समबहुभुज दिया गया है, उसका समबहुभुज यानी रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन, इसका प्रत्येक बहिष्कोण यह आ जाएगा 360 डिग्री बट्टे एन, तब आ जाएगा 360 डिग्री बट्टे एन। चारों बातों को एक साथ कर देता हूं, समराइज एक साथ लिख देता हूं। अपन एकदम रिलैक्स मोड से रियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एकदम जेन्यून चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ भी उटपटांग चीजें नहीं पढ़ रहे हैं कि ये होता है ऐसे कर लेना और इसकी ट्रिक होती है, नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पढ़ रहे हैं आप लोग, और इन्हीं से सारे फॉर्मूले सूत्र और ट्रिक निकलते हैं, सब इन्हीं से निकलते हैं। ये जो एक एक 1.5 मिनट की रील्स बनती है ना, वो सारी इन्हीं से बनती है। इन्हीं में से कोई कंसेप्ट उठाया जाता है, उसके ऊपर रील्स बन जाती है। पूरी ज्योमेट्री का हर कंसेप्ट है वो अपने आप में मजेदार है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो यार मजेदार चीजें हैं, नहीं, ये मजा लास्ट तक आएगा आपको, मेरी गारंटी है। देखिए, अंतःकोणों का योग ज्ञात करना हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। समबहुभुज है, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यह आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-4 समकोण, ऐसे आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। और इसको आप लिख सकते हैं 2n-4 अपॉन n समकोण। ठीक है ना, ये 2n है। ये तो हो गया अंतःकोण का। बहिष्कोणों का योग कैसा भी बहुभुज हो, बहिष्कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री ही होगा, और समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण ये 360 डिग्री बट्टे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। 360 डिग्री बट्टे एन, ये चीजें भी आपको सीखनी है। बहुभुज का निर्माण, उसकी भुजाएं, उसके एंगल्स, उसके डायगोनल्स, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप अपने को आनी चाहिए। पॉइंट्स दिए गए, कितने बहुभुज बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बन सकते हैं, कितने ज्यादा भुजाओं वाले कौन से बहुभुज बन सकते हैं, सम बहुभुज कौन से होते हैं, विषम बहुभुज कौन से होते हैं, ये सारी बातें कल, इसमें 5-4 मिनट का और बाकी है, वो कल कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में हम चलेंगे
ट्राइंगल के ऊपर। फिर 1 बाई लेंगे, 1 बाई 1 लेंगे और हम मूव करेंगे ट्राइंगल के ऊपर, चलेंगे कल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है।